नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन के इस वक्त की अहम सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पोस्ट बजट वेबिनार को करेंगे संबोधित। विकसित भारत के विजन पर होगी चर्चा। टेक्नोलॉजी और रिफॉर्म पर होगा मंथन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड में भरी उड़ान। आज शाम में पोखरण में आयोजित होने वाली वायु शक्ति प्रदर्शनी का करेंगी अवलोकन। भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने जा रहा है आईएनएस अंजदीप। स्वदेशी स्टील से बना है पोत। पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं से है लैस। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ छेड़ी जंग। अफगानिस्तान के देर रात के हमले के बाद पाकिस्तान ने काबुल समेत कई शहरों पर किया हमला। दोनों देशों का एक दूसरे के कई सैनिकों के मार गिराने का दावा। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में भारतीय महिला टीम की सधी शुरुआत। सलामी बल्लेबाज प्रतीका रावल का अर्धशतक। स्मृति मंधाना ने खेली 31 रन की पारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा विकसित भारत के लिए प्रौद्योगिकी सुधार और वित्त विषय पर बजट उपरांत वेबिनार को संबोधित करेंगे। वेबिनार में सार्वजनिक पूंजीगत व्यय, ढांचागत विकास, बैंकिंग क्षेत्र सुधार, वित्तीय क्षेत्र संरचना, पूंजी बाजारों के सुदृढ़ीकरण और कर सुधारों द्वारा जीवन सुगम बनाने जैसे विषयों पर चर्चा होगी। केंद्रीय बजट 2026-27 के प्रमुख विषयों पर बजट उपरांत वेबिनारों की श्रृंखला का यह पहला वेबिनार है। वेबिनारों का मुख्य उद्देश्य यह है कि पिछले अनुभवों और प्रतिभागियों से मिले सुझावों और प्रतिक्रियाओं को समझा जाए। इससे अलग अलग हितधारकों के व्यवहारिक अनुभव और सीख का फायदा उठाया जा सके। इन सभी सुझावों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2026-27 की बजट घोषणाओं को सही तरीके से और अच्छे परिणाम देने वाले तरीके से लागू करना ही इन वेबिनारों का लक्ष्य है। वेबिनारों में उद्योग जगत, वित्तीय संस्थान, बाजार प्रतिभागी, सरकार, उद्योग नियामक और शिक्षा जगत के हितधारक प्रमुख बजट घोषणाओं के प्रभावी कार्यान्वयन उपायों पर विचार विमर्श करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राजस्थान के जैसलमेर में भारतीय वायुसेना के अभ्यास वायु शक्ति का अवलोकन करेंगे। अभ्यास से पहले राष्ट्रपति ने स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड में उड़ान भरी। यह अभियान 2 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों के संयोजन में किया गया, जिसमें वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने दूसरे हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित प्रचंड भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। इस हेलीकॉप्टर को रेगिस्तानी क्षेत्र से लेकर अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों तक विभिन्न प्रकार के भूभागों में संचालन के लिए तैयार किया गया है। इसके बाद राष्ट्रपति शाम में भारत पाकिस्तान सीमा के पास पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय वायुसेना के व्यापक प्रदर्शन वायु शक्ति का अवलोकन करेंगे। इसमें भारतीय वायुसेना के विभिन्न विमान अपनी परिचालन क्षमता प्रदर्शित करेंगे। वायु शक्ति अभ्यास में भारतीय वायुसेना के 120 से ज्यादा एयरक्राफ्ट शामिल हैं, जिनमें फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट सहित कई अन्य असेट्स शामिल हैं। वायुसेना के अनुसार कुल 77 फाइटर जेट, 43 हेलीकॉप्टर और 8 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भाग लेने वाले हैं। फाइटर जेट श्रेणी में राफेल, सुखोई 30, मिराज 2000, मिग-29 और जगुआर शामिल होंगे। कार्यक्रम में राष्ट्रपति के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी उपस्थित रहेंगे। इससे पहले राष्ट्रपति राजस्थान के 2 दिन के दौरे पर कल जैसलमेर पहुंचे थे। भारतीय नौसेना पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 8 युद्धपोतों वाली एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट परियोजना के तीसरे पोत अंजदीप को शामिल करने जा रही है। इस युद्धपोत को आज चेन्नई बंदरगाह पर पूर्वी नौसेना कमान में औपचारिक रूप से शामिल किया जाएगा। अंजदीप एक अत्याधुनिक पोत है जिसे विशेष रूप से तटीय युद्ध वातावरण की चुनौतियों का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह तटीय उथले
जल क्षेत्रों में दुश्मन पनडुब्बियों को निशाना बनाने में सक्षम होगा। आईएनएस अंजदीप किन मायनों में खास है, आइए आपको बताते हैं। आईएनएस अंजदीप की विशेषताओं के बारे में आपको बताएं तो अत्याधुनिक स्वदेशी सेंसरों से ये लैस है। साथ ही साथ डीआरडीओ की अभय सोनार तकनीक से भी ये लैस है। साथ ही अगर इसकी कुछ और विशेषताओं की बात करें तो लो फ्रीक्वेंसी वेरिएबल डेप्थ सोनार सिस्टम का प्रयोग आईएनएस अंजदीप में किया गया है। स्वदेशी पनडुब्बी रोधी हथियार प्रणाली से ये लैस है। आत्मनिर्भरता का एक बेहतरीन उदाहरण देता है आईएनएस अंजदीप। गहरे और उथले पानी में ट्रैक करने में आईएनएस अंजदीप बेहतरीन तरीके से सक्षम है। डॉल्फिन हंटर के रूप में इसे डिजाइन किया गया है। कोस्टल सर्विलांस, माइन बिछाने में ये माहिर है। साथ ही साथ हल्के टॉर्पीडो, स्वदेशी पनडुब्बी रोधी रॉकेट से भी आईएनएस अंजदीप लैस है। दुश्मन पनडुब्बियों को खोजने में भी इसकी क्षमताओं का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आईएनएस अंजदीप अपने आप में कई विशेषताओं से लैस है और दुश्मन पनडुब्बियों को खोजने और नष्ट करने में ये माहिर है। तो दुश्मनों के होश उड़ेंगे। अब चाहे कहे रक्षा क्षेत्र में मजबूती आ रही है, नेवी के क्षेत्र में, जल के क्षेत्र में लगातार मजबूती आ रही है, आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में। साथ ही डीआरडीओ के अभय सोनार तकनीक से लैस है आईएनएस अंजदीप। तो भारतीय नौसेना पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 8 युद्धपोतों वाली एंटी सबमरीन वॉरफेयर है ये अंजदीप। और सीधा प्रसारण के लिए सीधा आपको लिए चलते हैं। Waters and coastal surveillance capabilities. As an apex hunter of the ocean, the ship's motto, Anvishya Satru, Vijay Sada, symbolizes its mission to seek the enemy and emerge victorious always. We are Anjadip, the dolphin hunters. It is the strength of tradition, the brilliance of innovation, and the eternal watch of the Indian Navy. And that, ladies and gentlemen, was a glimpse into INS Anjadip. अब मैं GRSC के अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक कोमोडोर PR हरी रिटायर्ड से अनुरोध करती हूं कि वे कृपया सभा को संबोधित करें। Admiral Dinesh Kumar Tripathi, Chief of the Naval Staff, Vice Admiral Sanjay Balla, Commander-in-Chief, East Naval Command. आइए अब आगे बढ़ेंगे। 3 दिवसीय बिहार दौरे के अंतिम दिन आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूर्णिया में रहेंगे। इस दौरान सीमावर्ती जिलों से जुड़े मामलों पर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक होने वाली है। समीक्षा बैठक के बाद अमित शाह दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। नेपाल और बांग्लादेश से नजदीकी के कारण रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सीमांचल में अमित शाह का दौरा राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गृह मंत्री ने किशनगंज जिले में बुधवार को भूमि बंदरगाह प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता के साथ इस दौरे की शुरुआत की थी। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी आज भारत की 4 दिवसीय यात्रा के लिए आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के रूप में उनकी भारत की ये पहली यात्रा होगी। इस यात्रा का उद्देश्य मुख्य रूप से द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देना है। कनाडा के प्रधानमंत्री का पहला पड़ाव मुंबई होगा, जहां वह विभिन्न व्यावसायिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे और शीर्ष भारतीय और कनाडाई कॉरपोरेट नेताओं, वित्तीय विशेषज्ञों और इनोवेटर्स के साथ बातचीत करेंगे। कार्नी रविवार को नई दिल्ली पहुंचेंगे और सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी से व्यापक वार्ता होगी। दोनों नेता भारत कनाडा रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न क्षेत्रों में अब तक हासिल की गई प्रगति की समीक्षा करेंगे, जो पिछले साल जून में
कनानास्किस और पिछले साल नवंबर में जोहानिसबर्ग में हुई उनकी पिछली बैठकों पर आधारित होगी। विदेश मंत्रालय के मुताबिक यह दौरा सामान्य होते भारत कनाडा द्विपक्षीय संबंधों के महत्वपूर्ण चरण पर हो रहा है। दोनों देशों के प्रधानमंत्री पहले ही एक रचनात्मक और संतुलित साझेदारी को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त कर चुके हैं, जो एक दूसरे की चिंताओं और संवेदनशील मुद्दों पर पारस्परिक सम्मान, मजबूत जनसंबंधों और बढ़ती आर्थिक परस्पर पूरकता पर आधारित होगी। दोनों देशों के नेताओं के बीच होने वाली यह आगामी बैठक भारत कनाडा के बीच एक दूरदर्शी साझेदारी के निर्माण में सकारात्मक प्रगति और साझा दृष्टिकोण की पुष्टि करने का अवसर होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड में उड़ान भरी और अपनी यात्रा के दौरान प्रचंड हेलीकॉप्टर के कॉकपिट से देश के नाम संदेश दिया। मेरे प्यारे देशवासियों, स्वदेशी हेलीकॉप्टर प्रचंड के कॉकपिट से आप सभी को मेरे प्यार भरा नमस्कार, जोहार। प्रचंड हेलीकॉप्टर आत्मनिर्भरता का एक प्रबल प्रतीक है। इस समय मैं प्रसिद्ध जैसलमेर किले के ऊपर उड़ान कर रही हूँ। मुझे देश के 3 वायु सैनिकों को अत्यंत गर्व के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए प्रशंसा करती हूँ। आप लोगों को मेरा फिर से प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आगे बढ़ते जेएनयू छात्र संघ ने यूजीसी नियमों को लागू करने की मांग को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा है। छात्र संघ ने कैंपस से शिक्षा मंत्रालय तक लॉन्ग मार्च का आह्वान किया था, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अनुमति न दिए जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने मार्च को रोक दिया। स्थिति बिगड़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने बैरिकेड लगाकर छात्रों को परिसर से बाहर निकालने से रोक दिया। पुलिस का कहना है कि अनुमति न मिलने के बावजूद 400 से 500 छात्रों ने कल दोपहर मुख्य द्वार से बाहर निकलकर मार्च निकालने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने झड़प में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। जबकि छात्र संघ का आरोप है कि उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण था और उन्हें अपनी मांगे रखने से रोका गया। छात्रों का कहना है कि वे विश्वविद्यालय में यूजीसी नियमों के पूर्ण क्रियान्वयन और प्रशासनिक पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। फिलहाल कैंपस में भारी पुलिस बल तैनात है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है, जबकि छात्र संगठनों ने कहा है कि उनकी मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर चल रहा विवाद अब महत्वपूर्ण बैठक में उपस्थिति को लेकर नए मोड़ पर पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार और चुनाव आयोग के प्रतिनिधियों को न्यायिक अधिकारियों के साथ बैठक पर आगे की कार्यप्रणाली तय करनी थी। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में यह स्पष्ट किया था कि बैठक में किन किन अधिकारियों की मौजूदगी रहेगी। विवाद पिछले सोमवार से शुरू हुआ, जब बैठक में पूर्व मुख्य सचिव मनोज पंत की उपस्थिति ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में उनका नाम का उल्लेख कहीं नहीं था, जिसके बाद भाजपा ने उनकी मौजूदगी पर आपत्ति जताई और इसे अवैध बताया। लेकिन मामला यही शांत नहीं हुआ। गुरुवार को हुई अगली बैठक में एक बार फिर विवाद गहराया, जब राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बैठक में विशेष रोल ऑब्जर्वर सुब्रत गुप्ता की मौजूदगी पर सवाल उठा दिए। हालांकि सुब्रत गुप्ता की मौजूदगी को मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सही बताया। इस पूरे घटनाक्रम पर कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई के बाद राज्य की आपत्ति को खारिज कर दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर लेते हैं, जो कि एक तकनीक मात्र नहीं रह गई, ये भविष्य की दिशा तय करने वाली ताकत है। भारत में आयोजित हालिया एआई इम्पैक्ट समिट में केवल घोषणाएं नहीं हुई, बल्कि भविष्य की रणनीति तैयार हुई है। एआई की तमाम तकनीकों से कैसे आम लोगों की जिंदगी में बदलाव दिखेगा, कैसे लोगों का जीवन सरल होगा, इन्हीं सब सवालों का पड़ताल कर रही है हमारी विशेष सीरीज एआई भविष्य का भारत। एआई देश के हर आम आदमी की जिंदगी में बदलाव ला रहा है। स्वास्थ्य हो या शिक्षा, खेती हो या डिजिटल तकनीक, हर ओर एआई से क्रांति की तैयारी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी तमाम बदलाव हो रहे हैं।
ग्रामीण इलाकों में चिकित्सा सुविधा पहुंचाने की बात हो या प्राइमरी हेल्थ केयर, हर क्षेत्र में लोगों का जीवन आसान होने जा रहा है। देखिए कैसे, इस खास रिपोर्ट के जरिए। दुनिया में जितने मरीज हैं उतने डॉक्टर नहीं हैं। मेडिकल क्षेत्र में इसे केयर गैप कहा जाता है। इसी केयर गैप को दूर करने में एआई अहम भूमिका निभा रहा है। टाटा का एआई आधारित डिजिटल नर्व सेंटर टेलीमेडिसिन के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है। ये डिजिटल नर्व सेंटर 3 राज्यों आंध्र प्रदेश के कुप्पम, कर्नाटक के कोलार और असम के कामरूप जिलों में काम कर रहा है, जहां सभी सरकारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को एक प्लेटफॉर्म पर एक इकोसिस्टम के साथ जोड़ा गया है ताकि केयर कोऑर्डिनेशन बेहतर हो सके। इससे सरकारी स्वास्थ्य सुविधा लोगों के लिए आसान हुई है और घर के पास ही विशेषज्ञ डॉक्टरों का परामर्श भी मिल रहा है। एआई आधारित जियो का प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर एक ऐसा मॉडल है जो चिकित्सा सुविधा को एक अलग लेवल पर ले जाएगा। एआई आधारित ये प्राइमरी हेल्थ केयर घर के पास ही लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराएगा। एआई ट्राइजिंग इमरजेंसी सिंस ये सारा कुछ उसके बाद पहले से जा रहा है, उसके पास रिव्यू करना है। उस रिव्यू में केवल उसका 1 मिनट जाता है, तो इससे क्या होता है कि हम उसकी कैपेसिटी ना एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर पाते हैं। टेलीमेडिसिन सेवाएं मरीजों को घर बैठे परामर्श का अवसर दे रही हैं। आने वाले दिनों में डॉक्टरों से सेकेंड ओपिनियन लेना भी कम हो जाएगा। देश भर में बीमारी के फैलाव, संभावित जोखिम और महामारी की आशंका पर एआई आधारित निगरानी प्रणाली काम कर रही है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी एनसीडीसी एआई की मदद से डाटा विश्लेषण कर किसी भी क्षेत्र में बीमारी के खतरे को पहले ही पहचानने में सक्षम हो रहा है, जिससे समय रहते जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। टीबी मुक्त भारत अभियान जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भी एआई का व्यापक इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर खास ध्यान दे रही है। रोग होने से पहले उसकी पहचान हो, एआई इसमें मदद कर रहा है। इससे मरीजों के साथ साथ डॉक्टरों को भी फायदा हो रहा है। हमारा ये मानना है कि एआई का सही उपयोग तभी हो पाएगा जब हम अपने सॉल्यूशंस को ज़्यादा अफोर्डेबल, ज़्यादा इंक्लूसिव और इफेक्टिव हेल्थ डिलीवरी के लिए यूज़ कर सकते हैं। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने भारत के पहले नियंत्रित एआई टेस्ट बेड मानक प्लेटफॉर्म बेंचमार्किंग ओपन डाटा फॉर हेल्थ यानी बोध को लॉन्च किया है। यह हेल्थ केयर में उपयोग होने वाले सभी एआई टूल की विश्वसनीयता, सटीकता और नैतिकता की प्रखर उपयोगिता को तय करेगा। हम लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी लीडरशिप में इस बात का प्रयास किया कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल इंडिया को अगर बनाना है तो हेल्थ केयर सर्विसेज को भी डिजिटली जोड़ना पड़ेगा। और इसीलिए 2017 के हमारे जो हेल्थ पॉलिसी आई उसमें हमने कमिटमेंट किया कि हम हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को और उसके आउटकम्स को इम्प्रूव करने के लिए डिजिटल इंडिया के दृष्टि से डिजिटल हेल्थ केयर फैसिलिटीज को हम जोड़ेंगे। एआई क्रिटिकल केयर को मजबूत करेगा। ये बेहतर इलाज, सतत निगरानी के साथ आपात स्थिति में समय पर सही निर्णय लेने में मदद करता है। गाजियाबाद के यशोदा मेडिसिटी में एआई आधारित आईसीयू कमांड सेंटर बना है, जो गाजियाबाद के जिला अस्पताल के आईसीयू से जुड़ा है। इससे आईसीयू में भर्ती मरीजों की निगरानी हो सकेगी। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रुकेंगे यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए डीडी न्यूज। हमें पता है चमकी चाट से क्या बना है, सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े, चमकी चाट से स्वाद बढ़े, और चाट पपड़ी दही बल्ले, चमकी चाट से बल्ले बल्ले, असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। वीडियो कॉल। मैं सीनियर इंस्पेक्टर काली पहाड़ी चौकी से। यश, आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं। ड्रग? मने आपको अरेस्ट किया जाता है। यदि बचना चाहते हो तो 2 लाख रुपए। ये फोन पे कौन अरेस्ट करता है? तुम, पुलिस नहीं है। और हम गोगा।
मतलब मूर्ख नहीं है। यूपीआई कहता है अगर कोई नकली पुलिस बन के आपको भी कॉल करे और डराए तो कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोविड महामारी के दौरान एक साधारण गर्भावस्था ट्रैकिंग ऐप के रूप में शुरू हुआ प्रयास अब एआई संचालित प्रजनन क्रांति बन चुका है। चेन्नई की उद्यमी पद्मनी जानकी ने गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिए 2021 में माइंड एंड मॉम की शुरुआत की। 2024 में उन्होंने अपने क्लिनिकल विंग का नाम बदलकर LIVF कर दिया। एक एआई की मदद से IVF की सफलता दर बढ़ने के लिए डेटा संचालित तकनीक का उपयोग करती है। देखिए कैसे एक स्टार्टअप भारत में मातृत्व के सफर को नया रूप दे रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। चेन्नई स्थित उत्पाद प्रबंधक पद्मनी जानकी के लिए एआई आधारित महिला प्रजनन केंद्र खोलने की प्रेरणा किसी अस्पताल में नहीं, अमेरिका के नैशविले की यात्रा के दौरान मिली। 2019 में टेनेसी की राजधानी नैशविले की यात्रा के दौरान पद्मनी ने वहां किशोर गर्भावस्था और व्यवस्थित सहायता में काफी कमी देखी। ये कमियां उन्हें अपने देश भारत में देखी गई स्थितियों से बेहद मिलती जुलती लगी। ये उनके लिए एक सबक था। अगर महिलाएं अपने जीवन के सबसे नाजुक दौर में अकेले गुजर रही हों, तो क्या तकनीक उन्हें शारीरिक, भावनात्मक और चिकित्सकीय रूप से सहारा दे सकती है? और यही सवाल माइंड एंड मॉम जैसी पहल की शुरुआत की वजह बना। In 2024, we become an AI first, women first chain of fertility centers entirely powered by AI and technology. 2021 में कोविड की अनिश्चितता के दौरान लॉन्च किया गया माइंड एंड मॉम एक साधारण ट्रैकिंग ऐप के रूप में शुरू हुआ। Just started as a small community with a small app for them to track their pregnancy and understand their periods and ovulation. It was a very simple technology, but then it was so surprising for me to see how it changed so many people's lives. माइंड एंड मॉम ने अपने क्लिनिकल विभाग का नाम बदलकर LIVF कर दिया। एक अच्छी सुविधा वाले ऐप से एक आवश्यक तकनीक आधारित स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव था। महिलाओं की सुविधा के लिए LIVF केंद्र में साइकिल iCube है, एक विशेष AI संचालित चिकित्सा संबंधी निर्णय सहायता इंजन। ये लगभग 200 अलग अलग डेटा बिंदुओं का विश्लेषण करता है। 200 डेटा पॉइंट्स पेशेंट से पहले विजिट में ही ले लेता है और उसमें ब्लड वर्कअप भी है, उनका रिसेप्टर्स जो है, उनका जेनेटिक मेकअप क्या है, उनका हार्मोनल स्टेटस क्या है, उनके ओवरीज का बेसलाइन साइज क्या है, ये सब पता कर लेता है। उसके बाद इतने सारे डेटा पॉइंट्स के साथ एक बिल्कुल पर्सनलाइज्ड प्लान देता है, जिस प्लान को बस उसी पेशेंट को हम यूज कर सकते हैं। दवा और खुराक के अलावा LIVF प्रजनन क्षमता के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक भ्रूण चयन में AI को शामिल करता है, नियमों के अनुसार और डेटा के आधार पर, सिर्फ मानव ग्रेडिंग से कहीं अधिक सटीक। इसका मतलब है कि चाहे कोई मरीज महानगर में जाए या Tier 2 सुविधा में, वैज्ञानिक सटीकता समान रहती है। ये ऐप 3 लाख से अधिक महिलाओं को अंग्रेजी और तमिल में मानसिक स्वास्थ्य सहायता, पोषण मार्गदर्शन, चिकित्सा ट्रैकिंग और सामुदायिक देखभाल प्रदान करता है। डॉक्टर के दिमाग को कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सटीकता के साथ मिलाकर पद्मिनी जानकी एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर रही हैं, जहां मातृत्व को समर्थन, व्यक्तिगतकरण और सशक्तिकरण प्राप्त हो। आधुनिक भारतीय महिला के लिए ये यात्रा अब अकेली नहीं है और मातृत्व का सपना पहले से कहीं अधिक मजबूती से साकार हुआ है। यहाँ एक और ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होते हैं। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप, MDS का जलजीरा जीरा सिप, जीरा सिप जीरा सिप, प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा सिप, MDS का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MDS
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। वीडियो कॉल। मैं सीनियर इंस्पेक्टर काली पहाड़ी चौकी से। यश, आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं। ड्रग? मैंने आपको अरेस्ट किया जाता है। यदि बचना चाहते हो तो 2 लाख रुपए। ये फोन पे कौन अरेस्ट करता है? तुम पुलिस नहीं है और हम बोगा मतलब मूर्ख नहीं है। यूपीआई कहता है अगर कोई नकली पुलिस बन के आपको भी कॉल करे और डराए तो कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि पर आज उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट में लिखा, भारत माता के वीर सपूत चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस पर उन्हें मेरी आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। उन्होंने मां भारती को गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, जिसके लिए वे सदैव स्मरणीय रहेंगे। भारत इजराइल मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। नवंबर 2025 में इसके संदर्भ की शर्तें TOR पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिससे व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए पहचाने गए क्षेत्रों पर चर्चा के लिए एक संरचित ढांचा स्थापित हुआ। 4 दिवसीय वार्ता के दौरान दोनों देशों ने वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार, मूल स्थान के नियम, स्वच्छता और फाइटोसैनिटरी उपायों, व्यापार में तकनीकी बाधाएं, सीमा शुल्क प्रक्रियाएं, बौद्धिक संपदा अधिकार, डिजिटल व्यापार और अन्य प्रमुख क्षेत्रों पर व्यापक चर्चा की। इस चर्चा में दोनों पक्षों ने एक व्यापक, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते पर बातचीत करने के अपने उद्देश्य की पुष्टि की। दोनों पक्षों ने वर्चुअल माध्यम से अंतरस्तरीय जुड़ाव जारी रखने पर भी सहमति व्यक्त की। आमने सामने की वार्ता का अगला दौर मई 2026 में इजराइल में आयोजित किया जाएगा। तमिलनाडु के पूर्व सीएम ओ पनीरसेल्वम और उनके बेटे OP रविंद्रनाथ ने DMK मुख्यालय में सीएम MK स्टालिन से मुलाकात कर DMK पार्टी ज्वाइन कर ली है। ओ पनीरसेल्वम 3 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और पूर्व AIADMK सुप्रीमो जयललिता के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। दरअसल 2017 में पनीरसेल्वम को AIADMK से बाहर कर दिया गया था और वे दोबारा वापसी की कोशिश कर रहे थे, लेकिन परम आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, आदरणीय वित्त मंत्री महोदय, माननीय सहयोगी अधिकारीगण एवं वेबिनार से जुड़े सभी माननीय एक्सपर्ट्स एवं पार्टिसिपेंट्स, सर्वप्रथम मैं इस पोस्ट बजट वेबिनार में माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करती हूं और आपकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए हार्दिक धन्यवाद प्रस्तुत करती हूं। सर, वर्ष 2047 तक विकसित भारत का आपका संकल्प हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है और केंद्रीय बजट 2026-27 इसी दूरदर्शी सोच को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। इस बजट की दिशा 3 कर्तव्यों से स्पष्ट होती है: आर्थिक विकास को गति देना, जन आकांक्षाओं की पूर्ति करना और सबका साथ सबका विकास को आगे बढ़ाना। इन्हीं बजट अनाउंसमेंट्स के प्रभावी इम्प्लीमेंटेशन के लिए पोस्ट बजट वेबिनार्स की यह श्रृंखला आयोजित की जा रही है, जिसकी शुरुआत आज के वेबिनार से हो रही है। इस प्रथम वेबिनार का विषय है विकसित भारत हेतु टेक्नोलॉजी, रिफॉर्म्स और फाइनेंस। आपके मार्गदर्शन एवं प्रेरणा से हम बजट के लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं सर। अब मैं आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि कृपया अपना मार्गदर्शन प्रदान करें सर। धन्यवाद। नमस्कार। इस साल के पहले बजट वेबिनार में मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं।
बीते कुछ वर्षों में बजट वेबिनार इसकी एक मजबूत परंपरा बन गई है। अक्सर बजट का आकलन अलग अलग पैरामीटर्स पर किया जाता है। कभी स्टॉक मार्केट की चाल पर बात होती है, कभी इनकम टैक्स प्रस्तावों पर चर्चा केंद्रित हो जाती है। सच्चाई ये है कि राष्ट्रीय बजट कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग डॉक्यूमेंट नहीं होता, वह एक पॉलिसी रोडमैप होता है। इसलिए बजट की प्रभावशीलता का आकलन भी ठोस पैरामीटर्स पर किया जाना चाहिए। ऐसी नीतियां जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करें, जो क्रेडिट के प्रवाह को आसान बनाएं, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाएं, जो गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएं, जो जनता का जीवन आसान बनाए, उनके लिए नए नए अवसर बनाएं। बजट में इससे जुड़े निर्णय ही अर्थव्यवस्था को स्थायी मजबूती देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी बजट को अलग थलग स्टैंड अलोन करके नहीं देखा जाना चाहिए। नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण, यह एक निरंतर प्रक्रिया होती है। हर बजट एक बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ने का एक चरण होता है और हमारे सामने वो बड़ा लक्ष्य है साल 2047 2047 तक विकसित भारत का निर्माण। हर रिफॉर्म, हर आवंटन, हर बदलाव को इस लंबी यात्रा के हिस्से के रूप में ही देखा जाना चाहिए। और इसलिए हर साल बजट के बाद होने वाले ये वेबिनार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मेरी अपेक्षा है कि ये वेबिनार केवल आइडियाज के आदान प्रदान तक सीमित न रहे, बल्कि एक प्रभावी ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्सरसाइज बने। आपके अनुभव और व्यवहारिक चुनौतियों पर आधारित सुझाव आर्थिक रणनीतियों को और बेहतर बनाने और समाधान खोजने में अवश्य मदद करेंगे। जब इंडस्ट्री, एकेडेमिया, एनालिस्ट और पॉलिसी मेकर्स मिलकर के सोचते हैं तो योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन और बेहतर होता है, रिजल्ट और सटीक मिलते हैं। इन वेबिनार्स की सीरीज के पीछे यही एक भावना है। साथियों, 21वीं सदी का एक चौथाई हिस्सा बीत चुका है।
अगर आप स्वयं के सेवा में सोचे तो आपके जीवन का बहुत अच्छा महत्वपूर्ण कालखंड बीत चुका है। अब हम देश की विकास यात्रा के एक महत्वपूर्ण समय में हैं। ये वो समय है जब हमारी अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है और साथ ही भारत पिछले एक दशक में भारत ने असाधारण रेजिलियंस दिखाई है और ये संयोग से नहीं आई है। हमारी रेजिलियंस कन्विक्शन ड्रिवन रिफॉर्म्स की देन है। हमने प्रोसेसेस को सरल किया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाया है, टेक्नोलॉजी लेड गवर्नेंस का विस्तार किया है, इंस्टीट्यूशंस को मजबूत किया है और आज भी ये देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है। इस मोमेंटम को बनाए रखने के लिए हमें ना केवल पॉलिसी इंटेंट पर ध्यान देना है बल्कि डिलीवरी एक्सीलेंस पर भी फोकस करना है। रिफॉर्म्स का मूल्यांकन घोषणा से नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर उनके प्रभाव से होना चाहिए। हमें एआई, ब्लॉकचेन और डेटा एनालिटिक्स का व्यापक उपयोग कर ट्रांसपेरेंसी, स्पीड और अकाउंटेबिलिटी बढ़ानी होगी और साथ ही ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम से इंपैक्ट की निरंतर मॉनिटरिंग भी करनी होगी। साथियों, पिछले एक दशक में इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमारा बहुत फोकस रहा है। हमने सोच समझकर यह फैसला किया कि भारत का विकास हाईवेज, रेलवेज, पोर्ट्स, डिजिटल नेटवर्क, पावर सिस्टम्स, ऐसे अनेक अब जैसे ठोस एसेट्स को तैयार करके ही होगा। ये आने वाले कई दशकों तक प्रोडक्टिविटी पैदा करते रहेंगे। इससे और इसी वजह से पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर लगातार बढ़ाया जा रहा है। 11 साल पहले पब्लिक कैपेक्स के लिए बजट में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान था। मौजूदा बजट में ये बढ़कर लगभग 12 लाख करोड़ रुपए के पार हो गया है। इतने बड़े पैमाने पर सरकारी निवेश होना प्राइवेट सेक्टर के लिए भी एक स्पष्ट संदेश है। साथियों, अब समय है कि इंडस्ट्री और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी नई ऊर्जा के साथ आगे आए। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा भागीदारी चाहिए, फाइनेंसिंग मॉडल्स में ज्यादा इनोवेशन चाहिए और इमर्जिंग सेक्टर्स में ज्यादा मजबूत कोलैबोरेशन चाहिए। इस दिशा में मेरा एक और सुझाव है। हमें
प्रोजेक्ट सैंक्शन मेथोडोलॉजी और अप्रेजल क्वालिटी को और मजबूत करना होगा। हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और लाइफ साइकिल कॉस्टिंग को सर्वोपरि रखते हुए वेस्ट और डिलेज रोकने ही होंगे। साथियों, हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क को और सरल कर रहे हैं। हमारा प्रयास सिस्टम को ज्यादा प्रेडिक्टेबल और इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाने का है। हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस को बेहतर बनाने के लिए बॉन्ड मार्केट्स को और ज्यादा सक्रिय बनाने की दिशा में भी कदम उठा रहे हैं। बॉन्ड की खरीद और बिक्री की प्रक्रिया को आसान बनाया जा रहा है। साथियों, हमें बॉन्ड मार्केट रिफॉर्म्स को लॉन्ग टर्म ग्रोथ के एनेबल्स के रूप में देखना होगा। हमें प्रिडिक्टेबिलिटी सुनिश्चित करनी होगी, लिक्विडिटी को गहरा करना होगा, नए इंस्ट्रूमेंट्स लाने होंगे और रिस्क का प्रभावी प्रबंधन करना होगा। तभी हम सस्टेन फॉरेन कैपिटल आकर्षित कर पाएंगे। मुझे अपेक्षा है कि आप ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस से सीख लेकर फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क और बॉन्ड मार्केट्स को मजबूत करने के लिए स्पष्ट और ठोस सुझाव देंगे। साथियों, कोई भी पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार कर सकती है, लेकिन उसकी सफलता आप सब पर निर्भर करती है। उद्योग जगत को फ्रेश इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन के साथ आगे आना होगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और एनालिटिक्स को प्रैक्टिकल सॉल्यूशन तैयार करने में मदद करनी होगी और मार्केट कॉन्फिडेंस को मजबूत करना होगा। जब गवर्नमेंट, इंडस्ट्री और नॉलेज पार्टनर्स एक साथ आगे बढ़ते हैं, तब रिफॉर्म्स रिजल्ट में बदलते हैं। तभी अनाउंसमेंट्स जमीन पर अचीवमेंट्स बन जाते हैं। मेरा सुझाव है कि हम एक स्पष्ट रिफॉर्म पार्टनरशिप चार्टर विकसित करें। यह गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और एकेडमिया का साझा संकल्प हो। ये चार्टर विकसित भारत की यात्रा का बहुत अहम दस्तावेज बनेगा। साथियों, मैं सभी स्टेक होल्डर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मार्केट्स, इंडस्ट्री, प्रोफेशनल्स और इनोवेटर्स से कहूंगा, इस बजट ने जो नए अवसर दिए हैं उनका फायदा उठाएं। बजट द्वारा खोले गए नए अवसरों के साथ गहराई से जुड़े। आपकी भागीदारी से योजनाओं का इंप्लीमेंटेशन और बेहतर होगा। आपके फीडबैक और सहयोग से बेहतर नतीजे आएंगे। आइए हम सब मिलकर रिफॉर्म करें, ग्रो करें और ऐसा फ्यूचर बनाएं
जो विकसित भारत का सपना जल्द से ज्यादा जल्द साकार हो। मुझे पूरा विश्वास है आज आप सब गहरा मंथन करेंगे, प्रक्रियाओं को सरल करने पर आपका ध्यान केंद्रित होगा और हम ये गलती न करें। बजट के पहले भी हम आप सबसे कंसल्टेशन करते हैं, उसका मकसद अलग है। उसका मकसद होता है बजट और अच्छा बने, लेकिन अब बजट बन चुका है। अब बजट की चर्चा के लिए कार्यक्रम नहीं है। अब बजट में जो है उसको जमीन पर जल्दी से जल्दी उतारना, सरल से सरल मार्ग से उतारना और सबका, सभी स्टेक होल्डर का लाभ हो, उनकी भागीदारी हो, इस बात को ध्यान में रख करके आप चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे तो ये वेबिनार सचमुच में वाइब्रेंट इकोनॉमी का दरवाजा खोल देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित किया, जहां कई बड़ी बातों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय बजट जो होता है वो पॉलिसी का रोड मैप होता है और साथ ही साथ जो बजट है वो राष्ट्र निर्माण में एक निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। इसके साथ उन्होंने कहा कि किस तरीके से जो हमारा विजन है 2047 का विकसित भारत का, वो एक बड़ा लक्ष्य है, उसमें किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बातों के जिक्र करते हुए कहा कि राष्ट्र निर्माण एक निरंतर होने वाली प्रक्रिया है जिसमें हम सभी को सहभागिता निभानी पड़ेगी। इसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हर बजट एक बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ने का चरण है और उस बढ़ने के लक्ष्य की ओर हम आगे बढ़ चले हैं। इसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2047 वो साल है जब विकसित भारत बनने का हमने एक बड़ा लक्ष्य रखा है। उसमें हमारी जो मजबूत अर्थव्यवस्था है एक बड़ा योगदान देगी और देश की विकास यात्रा में ये एक महत्वपूर्ण समय है जब बजट आया है और उन लक्ष्यों को हमें पार करना है। इसके साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो तेज गति से आगे बढ़ रही है। हम जल्द ही दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए अग्रसर हैं और जो हमने प्रक्रियाएं की हैं वो अब बहुत ही उनका सरलीकरण हमने कर दिया है ताकि लोगों को वो आसानी से समझ आ सके और उनका वो उपयोग भी कर सके। इसके साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी उन्होंने बड़ी बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हमने पहले से बहुत बेहतर बनाया है। टेक्नोलॉजी लेड गवर्नेंस को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि इसका विस्तार हुआ है, इसका विस्तार आगे भी जारी है क्योंकि टेक्नोलॉजी को कैसे गवर्नेंस के साथ जोड़ा जाए ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। आज भी देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है। कहा जा रहा था जब बजट आने से पहले कि ये बजट रिफॉर्म एक्सप्रेस की तरह होगा और बजट जो है रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार इसलिए है कि बजट आ चुका है। अब उसका जो अमल है वो जल्द से जल्द जमीनी तौर पर किया जाए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ से आज आह्वान किया। पॉलिसी इंटेंट के अलावा डिलीवरी पर भी फोकस करना है, यानी कि पॉलिसी जो नीति बन गई है वो तो है ही है, लेकिन किस तरीके से ये आखिरी छोर के व्यक्ति तक पहुंचे वो एक बड़ा फोकस होगा। ग्रीवेंस रिड्रेसल यानी कि कंप्लेंट्स को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें इम्पैक्ट बनाना होगा ताकि लोगों की जो भी शिकायतें हैं उनका निवारण जल्द से जल्द हो सके। पिछले एक दशक में इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमारा बड़ा फोकस रहा है। उन्होंने कहा भारत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बड़ा काम कर रही है जिसमें हाईवे हो, रेलवे हो, पोर्ट्स हो, डिजिटल नेटवर्क हो, ये सब का विस्तारीकरण किया जा रहा है और इससे देश का विकास होगा। ये देश के विकास की एक नई इबारत लिखेगा। पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर लगातार बढ़ाया जा रहा है और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। विकसित भारत का सपना जल्द से जल्द साकार हो, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बारी हर प्लेटफॉर्म से आह्वान करते हैं। और आज जब पोस्ट बजट वेबिनार जो पहला वेबिनार था जो
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। ये कई बड़ी बातों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ से किया है। आइए अब खबरों का रुख करेंगे और आपको बताते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव जो है वो बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के शहर काबुल और कंधार पर बमबारी की और इसके साथ ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगान तालिबान के साथ युद्ध की घोषणा कर दी है। एक्स पर लिखी पोस्ट में आसिफ ने कहा है कि सब्र अब खत्म हो रहा है, अब खुला युद्ध खेला जाएगा। यह हमला उस घटना के बाद कुछ घंटों बाद हुआ है जब अफगान बलों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी सीमा सैनिकों पर हमला किया था। इससे पहले तालिबान सरकार ने कहा कि यह कार्रवाई पहले पाकिस्तान द्वारा घातक हवाई हमलों के जवाब में की गई थी। दोनों सेनाओं ने कहा कि सीमा पर हुई हिंसा में दर्जनों सैनिक मारे गए हैं। हाल के महीनों में पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान पर कई हमलों और सीमा पर झड़पों के बाद यह संघर्ष अब और तेज हो गया है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा कि अफगान तालिबान के रक्षा ठिकानों को काबुल, पख्तिया और कंधार में निशाना बनाया गया। तालिबान सरकार ने पाकिस्तानी हवाई हमलों की पुष्टि की है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में गुरुवार को अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय तक चल रहा परमाणु विवाद समाधान की दिशा में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बातचीत खत्म होने के बाद मीडिएटर ओमान के विदेश मंत्री सैयद बद्र अल बुसैदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि दोनों पक्ष अपने देशों की राजधानियों में सलाह मशवरा के बाद जल्द ही बातचीत फिर से शुरू करने की योजना बना रहे हैं। अब इसके बाद अगले हफ्ते वियना में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA के मुख्यालय में टेक्निकल लेवल पर चर्चा होगी। विशेषज्ञों के अनुसार ये प्रगति मध्य पूर्व में तनाव को कम करने और संभावित अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को टालने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आइए अब खेल की खबरों का रुख कर लेते हैं। महिला क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज होबार्ट में खेला जाना है। भारतीय महिला टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है। आपको बता दें कि ताज़ा समाचार के अनुसार भारत ने 6 विकेट के नुकसान पर 167 रन बना लिए हैं। भारतीय ओपनर प्रतिका रावल ने अर्धशतक लगाया है। स्मृति मंधाना की बात करें तो 31 रन, जेमिमा रॉड्रिग्स 11, दीप्ति शर्मा 1, अवनजोत कौर 13 रन बनाकर आउट हो गई हैं। इससे पहले भारत को पहले वनडे मुकाबले में 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। T20 सीरीज 2-1 से जीतने के बाद भारत वनडे में अच्छी शुरुआत नहीं कर पाया और टीम इंडिया पहले वनडे हार कर सीरीज में 0-1 से पीछे है। भारतीय महिला टीम दूसरे वनडे में वापसी कर सीरीज बराबर करना चाहेगी। वहीं ऑस्ट्रेलिया महिला टीम आज का मुकाबला जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी। T20 वर्ल्ड कप में आज न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच ग्रुप 2 का मुकाबला होना है। ये मुकाबला कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। टॉस 6:30 बजे होगा। ग्रुप 2 में इंग्लैंड ने 2 मैच जीतकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। न्यूजीलैंड अगर जीता तो ग्रुप में नंबर 1 पर रहकर सेमीफाइनल में जगह बना लेगा। वहीं इंग्लैंड जीता तो टीम टॉप पर फिनिश करेगी और ग्रुप 1 में नंबर 2 पर रहने वाली टीम से सेमीफाइनल खेलेगी। वहीं अगर न्यूजीलैंड हारी तो पाकिस्तान को फायदा मिलेगा। 28 फरवरी को पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच मुकाबला होना है। पाकिस्तान जीता और उसका रन रेट न्यूजीलैंड से बेहतर रहा तो टीम नॉकआउट में पहुंच जाएगी। और आइए कल की बात कर लेते हैं, जहां टीम इंडिया को मिली है शानदार जीत। T20 क्रिकेट के विश्व कप में सुपर 8 के मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 72 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत ने सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है। पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम ने चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम में खेले गए सुपर 8 मुकाबले में जिम्बाब्वे को 72 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत ने सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है। सुपर 8 ग्रुप 1 के पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका से हार के बाद ये मुकाबला भारत के लिए करो या मरो जैसा था। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने अभिषेक शर्मा और हार्दिक पांड्या के अर्धशतकों की बदौलत 4 विकेट पर 256 रन बनाए। ये T20 विश्व कप में टीम इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर भी है। इतना ही नहीं, अभिषेक ने शानदार अर्धशतक जमाया, जबकि कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 4000 रन भी पूरे किए। अब भाई साहब जैसे सोचा था वैसे ही हुआ। बस 3 मैच दूर हैं हम अपने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाने से। आप भी आते वहाँ पर बारबाडोस में जब ट्रॉफी उठाई थी तो आपको लग रहा है अहमदाबाद में 8 तारीख को ट्रॉफी उठाने वाले हैं। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इंडिया टॉस जीतेगा और पहले बैटिंग करेगा, क्योंकि उसको चाहिए था हमको कि अभिषेक शर्मा इन बाकी सबकी फॉर्म वापस आए, उसके लिए बैटिंग जरूरी थी और वैसे ही हुआ। काफी कमाल मैच चाहिए तो इंडिया का द बेसिक क्वालिफिकेशन तो चल रहा है, काफी प्रेशर है बट वी वांट इट इन अ कंफर्टेबल वे। बढ़िया मैच, हर अभिषेक का फॉर्म बहुत जरूरी है।
इस जीत के बाद टीम इंडिया अब कोलकाता में वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक और अहम मुकाबले के लिए तैयार है। हालांकि टीम की गेंदबाजी अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है। ऐसे में देखना होगा कि टीम इंडिया अपनी कमजोर कड़ियों को कैसे मजबूत करती है और इसमें किस तरह सुधार लाती है। बैटिंग बहुत अच्छा था आज, बॉलिंग थोड़ा अच्छा हो सकता था, मगर पूरा एंटरटेनमेंट था मैच आज का। एंड चेन्नई पिच बहुत प्रूव था, उसमें ग्रिप और टर्न नहीं था अहमदाबाद की तरह। बहुत अच्छे फॉर्म में थी इंडिया टीम। दे नीड अ गुड काइंड ऑफ स्टार्ट। उनको चाहिए था विक्ट्री भी फॉर द वर्ल्ड कप 2026, सो दैट हम अभी जीत गए हैं, सीधा हम कप ही उठाएंगे। अभी मैच बहुत अच्छा रहा, सब लोग बहुत अच्छा खेले। अभिषेक शर्मा का बल्ला पिछले 2-3 मैचों से चला नहीं था, लेकिन आज उसने काफ़ी अच्छा खेला और बॉलिंग में भी अच्छा रहा इंडिया का। काफ़ी अच्छे मार्जिन से हम जीते हैं और उम्मीद करते हैं कि फाइनल भी हम पहुंचेंगे और जीतेंगे। जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत की इस बड़ी जीत में हर खिलाड़ी ने अहम योगदान दिया, लेकिन असली चुनौती अब सामने है, क्योंकि वेस्ट इंडीज के खिलाफ अगला मुकाबला अपने साथ नई चुनौतियां लेकर आएगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लक्ष्य के साथ कप्तान और कोचिंग स्टाफ को इन पहलुओं पर गंभीरता से काम करना होगा। चेन्नई से डीडी न्यूज के लिए दीपिका की रिपोर्ट। भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता खानचंद्र सिंह का निधन हो गया है। उन्होंने ग्रेटर नोएडा स्थित एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। वे स्टेज 4 लिवर कैंसर से पीड़ित थे और पिछले कुछ समय से उनकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई थी। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पिता की गंभीर स्थिति की सूचना मिलते ही रिंकू सिंह को T20 वर्ल्ड कप खेल रही टीम इंडिया का साथ छोड़कर तुरंत घर लौटना पड़ा। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। बस्तर में अब बम और बारूद की जगह लेती कला वुड बर्निंग आर्ट बन रही है आकर्षण। मिट्टी से मिलेट तक स्वस्थ जीवन शैली अपनाते युवा। जीरो वेस्ट कैफे बना आरंभ कैफे। क्या है मॉडल ग्रामीण हाट, कैसे ग्रामीणों का जीवन हो रहा है बेहतर। और क्या है थॉट लैब, कैसे युवाओं को कर रही है चिंता मुक्त। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का ये विशेष एपिसोड इस रविवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। भारत की सेना ने स्ट्राइक की है।